कथा भाग 3। राजू समझ गया कि दरवाजा ऐसे तो सूना दिख रहा है, लेकिन जादूगर जांकाल ने बिना किसी रखवाले का खड़ा करे जादू के दम पर इस दरवाजे में घुसने वाले बाहर के घुसपैठियों से रक्षा करने के लिए ऐसा इंतजाम किया है। राजू ने देखा कि दरवाजे के दाएं और बाएं दोनों तरफ दूर तक लगभग 25-25 फुट ऊंचाई की दीवार है, जो बहुत दूर तक चली गई है। राजू ने दूसरे दीवार का अवलोकन किया राजू ने दूर से दीवार का अवलोकन किया और दीवार के किनारे किनारे कुछ दूर तक चलता रहा। फिर उसने रुककर जमीन में पड़े एक पत्थर को उठाया और पूरी ताकत से दीवार के उस पार फेंक दिया। वह पत्थर उस पार जाकर गिरा था और उसके गिरने की आवाज भी आई थी। तो राजू ने अंदाजा लगा लिया कि जो जादू बड़े दरवाजे में है वह दीवार में नहीं है। कोई दीवार पार करके उस पार जाएगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। राजू ने दीवार पार करने के लिए बाज की सहायता का विचार कर उसे इशारा किया, तो बाज ने पहले घोड़े को अपने पंजे से पकड़कर उठाया और चार दीवारी के भीतर जाकर उतार दिया। जब घोड़ा ठीक से भीतर पहुंच गया तो बाज ने एक एक करके शेर और राजू को भी भीतर पहुंचा दिया। राजू ने देखा कि बड़े दरवाजे के ठीक सामने एक बड़ा और साफ बना रास्ता है। राजू ने सोचा कि इस रास्ते पर कोई निगरानी करता होगा, इसलिए मुख्य रास्ते को छोड़ते हुए राजू जहां उतरा था वहीं से सीधा बढ़ने लगा। उसने देखा कि जैसा दरवाजा समुद्र तट पर था वैसे कई दरवाजे बनाए गए थे। लगता था कि उन सब में जादू ही किया गया होगा। उसके चलते हुए 2 घंटे हो चुके थे और कुछ ही देर में सूर्यास्त भी हो जा रहा था कि सहसा राजू को याद आया कि जादूगर की ताकत रात को 1000 गुना बढ़ जाती है। इसलिए उसने अपने घोड़ा और शेर को एक तरफ बैठाकर आराम करने का इशारा किया और बाज को संकेत किया कि वह उसे रात भर के लिए जादू नगर की दीवार से बाहर ले जाए, जहां की जादूगर का जादू नहीं चलता हो। जादू नगर से बाहर आकर समुद्र तट पर राजू ने एक और बैठकर रात बिताने का विचार किया और एक चट्टान की ओट में खुद को छिपाकर आंख मूंद ली। उसने अनुभव किया कि जादू नगरी से रात भर खूब ढोल धमाके और हंसने ठहाके लगाने की आवाजें आती रही थी। सुबह सूर्य के उगने से काफी पहले वहां आ गई चंदपरी ने उसे जगाया और कुछ अजीब से फल खाने को दिए, जिसे खाकर राजू फिर से उत्साह से भर उठा और बाज की सहायता से फिर उसी जगह जा पहुंचा जहां घोड़ा और शेर उसका इंतजार कर रहे थे। राजू ने जहां रोका था वहां से आगे का सफर शुरू किया तो आगे जाकर पता लगा कि फिर से सामने एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी है जिसमें कोई दरवाजा लगा है। पास जाकर देखा कि दीवार में पत्थर और ईंटों की जगह आदमियों की मूर्तियां चुन दी गई हैं। वे मूर्तियां ऐसे कलाकारी से बनी थी कि लगता था वे आपको घूर के देख रही हैं और हर मूर्ति ऐसे लगती थी कि अभी बोल पड़ेगी। राजू कुछ दूर दाएं तरफ गया, फिर बाएं तरफ, लेकिन बड़े अचरज की बात थी कि वे लोग जिधर जाते मूर्ति की आंखें उधर ही उठ जाती। राजू ने दीवार के ऊपर और दूर दूर तक नजर फेरी तो देखा कि आगे जाकर एक विशाल बरगद खड़ा है, जिसकी एक डाल भीतर तक गई है और उस पर उसके भीतर जा रही डाल पर चलकर दीवार के पार जा पहुंचा। नीचे उतरने के पहले उसने देखा कि भीतर एक बहुत बड़ा आंगन बना हुआ था, जिसके बीचों बीच एक सफेद रंग का विशाल महल बना हुआ था। एक अजीब बात थी कि महल को घेरते हुए चारों ओर एक कतार बनाकर यहाँ से वहां तक बहुत सारी वैसी ही मूर्तियां खड़ी थी जैसे कि बाहर खड़ी की गई थी। हर एक मूर्ति की आंखें हिल रही थी। राजू एक मूर्ति की तरफ बढ़ा तो मूर्ति हरकत में आई और उसका हाथ हिलने लगा, जिसमें तलवार बनी हुई थी। राजू पीछे हट गया।
राजू समझ गया कि यह सब मूर्तियां जादू के पहरेदार हैं। आगे बढ़ना है तो इनसे बचना होगा। एक बार फिर से बाज का सहारा लिया गया। बाज ने उन मूर्तियों से बहुत ऊंचा उड़कर राजू को उठाकर सफेद किले के ठीक पास ले जाकर खड़ा कर दिया। अब बाज ने एक एक कर घोड़ा और शेर भी वहीं ले गए। अब बाज एक एक कर घोड़ा और शेर को भी वहां ले गया। अब राजू के सामने वह मंजिल थी जिसकी तलाश में उसने इतनी लंबी यात्रा की थी। महल में कोई दरवाजा नहीं दिखा तो राजू के इशारे पर बाज ने महल के ऊपर उड़कर चारों ओर दो चक्कर लगाए और राजू को संकेत किया कि इसमें कहीं से भी कोई दरवाजा नहीं है। राजू ने अनुमान लगाया कि सामने से दरवाजा और सीढ़ियां ना होने का मतलब है कि कहीं किसी सुरंग से इस किले में जाया जाता है। फिर क्या था, शेर और घोड़े ने खोजना शुरू किया तो जल्द ही पता लग गया कि सच में एक खंबे के नीचे एक सुरंग है। सुरंग में पहले शेर उतरा, बाद में राजू और आखिरी में घोड़ा। सुरंग का रास्ता आगे जाकर एक कमरे तक पहुंच गया। इसमें चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी। दीवारों के सहारे ऊंची कुर्सियां लगी थी, मानो कि यह जादूगर का दरबार हो। जादूगर की सबसे बड़ी सिंहासन थी। उसके पास जाकर राजू ने चारों ओर का जायजा लिया तो पता लगा कि इस सिंहासन के ठीक पीछे एक रास्ता अंदर जा रहा है। राजू ने उस रास्ते पर अपने कदम बढ़ाए। वह एक लंबा बरामदा जैसा गलियारा था जो कि आगे जाकर फिर से एक बड़े कमरे में खुलता था। यहाँ जादू की कोई चीज नहीं दिख रही थी। ऐसा लगता था यहाँ जादूगर खुद रहता था, इसलिए उसने इस जगह को जादू से मुक्त कर रखा था। सहसा वातावरण में किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। राजू ने चौंक कर उस आवाज की दिशा में देखा। बरामदे के दूसरे कोने पर एक आंगन खुलता दिखाई दे रहा था जिसके चारों ओर बहुत सारे महल बने हुए थे। राजू ने अंदाज लगाया कि आंगन के चारों ओर बने महलों में से किसी एक में यह आवाज आ रही है। आंगन में पहुंचकर राजू ने खुद को दीवार से सटा लिया और धीमे धीमे आगे बढ़ने लगा। उसने देखा कि इन महलों में भी कोई दरवाजा नहीं है। लड़की की आवाज फिर से गूंजी। अब राजू ने यह आवाज जिस खिड़की से आ रही थी वह पहचान ली थी। खिसकते हुए वहां पहुंचकर राजू ने खिड़की के भीतर झांका तो पता लगा कि रस्सियों से बंधी एक लड़की खड़ी है जिसके सामने काला विकराल सा एक आदमी खड़ा हुआ है। राजू ने अंदाजा लगाया कि लगता है यही जादूगर जंकाल है। राजू वहां से भीतर जाने का तरीका सोच रहा था कि किसी ने उसे पीछे से छुआ तो वह चौंक कर मुड़ गया। उसे छूने वाला एक गौरिल्ला जाति का बंदर था। अब देर करना मुनासिब नहीं था, इसलिए राजू ने अपनी तलवार को याद किया। आजा किलकारी। पल भर में उसके हाथ में चमकदार तलवार लहराने लगी थी। राजू ने आव देखा ना ताव, एक ही बार में गौरिल्ला का सिर काट दिया। जमीन पर गिर रहे गौरिल्ला के बदन से अचानक एक देवता जैसा बहुत गोरा और राजसी वस्त्रों से सजा हुआ व्यक्ति प्रकट हुआ और हाथ जोड़कर राजू से बोला, हे महापुरुष, आपको धन्यवाद। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। मैं परिलोक का पहरेदार हूँ। यह जादूगर मुझे पकड़कर यहाँ ले आया है और यहाँ गोरिल्ला बनाकर पहरेदार बनाकर रख दिया है। यहाँ इस जादूगर की करामात से मुझ जैसे 10 और परिलोक के पहरेदार इस जगह गोरिल्ला बनकर इन महलों की रक्षा में लगे हुए हैं। अगर आप उन 10 लोगों को गोरिल्ला के बदन से मुक्त करा देंगे तो हम सब आपकी सहायता करेंगे। अश्विनी कुमार को साथ लेकर राजू ने सारे महलों में चक्कर लगाया और कुछ ही देर में उन 10 गोरिल्लाओं को मारकर परिलोक के पहरेदारों को मुक्त कर दिया। अब उन सब परिलोक के बाशिंदों से राजू ने पूछा कि अंदर महल में जाने का क्या रास्ता है, तो वह बोले कि रस्सी के सहारे आप इस महल में जा सकते हैं, लेकिन रस्सी कहाँ से आएगी। राजू ने कहा कि चिंता नहीं करो, मेरे पास बहुत मजबूत रस्सी है जिसके सहारे आप 10 के साथ मैं अभी अंदर जा सकता हूँ।
फिर क्या था, रस्सी फेंक कर राजू ने महल के ऊपर के बुर्ज से बांधी और महल की दीवार के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। वह चढ़ गया तो बाकी के 10 लोग भी चढ़ गए। अश्विनी के इशारे पर वे सब बिना आवाज किए उस कमरे तक पहुंचे जहां वह सुंदरी बंधी थी। अश्विनी ने बताया कि यही सोन परी है। इन सारे महलों में ऐसी बहुत सारी परियां बंद की गई हैं, जबकि वो कोने वाला लाल महल जादूगर का निजी महल है। अंदर से कोई आवाज न आती देख राजू भीतर जा पहुंचा तो उसे यकायक देख सोन परी की आंखें खुली की खुली रह गईं। जबकि सोन परी ने उसे देखा तो वह भौचक्की रह गई कि इस रहस्यमय किले में ये कौन अजनबी आ गया है। राजू ने सोन परी के बंधन अपनी तलवार से काटे और उसे सारा किस्सा सुनाया। फिर उसने कहा कि वह यहाँ से बाहर निकलने के लिए जादूगर के महल से कोई साधन लेकर आता है। इसके बाद उसे लेकर यहाँ से जाएगा। अब वे 11 लोग जादूगर के महल की तरफ बढ़े। इस महल की सुरक्षा गजब की थी। खूब सारे पुतले यहाँ वहाँ खड़े हुए थे जिनकी आंखें घूम रही थी। ऊपर महल के बुर्ज पर जादुई पंछियों की मूर्तियां कतार में बैठी हुई थी। राजू को लगा कि जरूर ही इन महलों को आपस में जोड़ने वाला कोई तहखाना और सुरंग होगी। उसे से जादूगर इस महल से सोन परी के महल में आता जाता होगा। वह सोन परी के महल में वापस आया और ध्यान से सुरंग की तलाश करने लगा। उसके थोड़े से प्रयत्न से एक सुरंग मिल गई। बरामदे का एक खंबा खूब बड़ा था जिसमें एक मूर्ति लगी थी, जिसका हाथ पेट पर और उंगली उसकी नाभि पर रखी थी। राजू ने मूर्ति की नाभि को धीरे से दबाया तो मूर्ति अपनी जगह से खिसकने लगी और खंभे में दरवाजा बनने लगा। फिर क्या था, राजू ने उस दरवाजे में घुसने के पहले हाथ में अपनी तलवार किलकारी का आवाहन किया और बेधड़क होकर भीतर घुस गया। दरवाजे में घुसते ही नीचे सीढ़ियों से होकर रास्ता था। उन सबको वहीं छोड़ के राजू बिना आवाज किए उस सुरंग में आगे बढ़ने लगा। एक लंबे बरामदे की तरह बनी हुई वह सुरंग खाली पड़ी थी, जिसमें जगह जगह मशाल जलाकर रोशनी का बंदोबस्त किया गया था। सुरंग में से एक दरवाजा दाएं तरफ जाता हुआ दिखा तो राजू उधर ही बढ़ गया। उसके अनुमान से ही रास्ता जादूगर के महल को जाने वाला था। उसका अंदाज एकदम सही था। आगे जाकर उसी रास्ते से सीढ़ियां ऊपर को चढ़ती दिखाई दे रही थी। एक एक सीढ़ी पूरी सावधानी से चढ़ता हुआ वह आगे बढ़ा और कुछ ही देर में उसने अपने आप को एक बड़े से कमरे में पाया, जहां की ढेर सारी मूर्तियां खड़ी हुई थी जिनकी आंख इस समय बंद थी। राजू ने ध्यान दिया कि इस महल तक आने में समुद्र तट से यहाँ तक अब तक मिली सारी मूर्तियों से इस कमरे की मूर्तियों का यही फर्क था कि वे सारी मूर्तियां आंख खोले खड़ी थी और इन सब की आंख बंद थी। राजू फुर्ती दिखाते हुए एक मूर्ति के पीछे पहुंचा और उसने अपनी तलवार मूर्ति की गर्दन पर टिका दी, लेकिन मूर्ति में कोई हरकत नहीं हुई। राजू समझ गया कि इन मूर्तियों में अभी जादू नहीं किया गया है, इन्हें बनाकर केवल बाद की जरूरत के लिए रख दिया गया है। उसने देखा कि उन मूर्तियों ने सैनिकों जैसी जो पोशाक धारण कर रखी है, वैसे ही पोशाक एक खूंटी पर टंगी है। पांव में कत्थई रंग का पैजामा, सुनहरे रंग का कोट और माथे पर एक बड़ा सा कंटोप जिससे आधा चेहरा ढक जाता है। राजू ने बिना सोचे तुरंत ही वह पोशाक उतारी और फुर्ती से पहनने लगा। पल भर में वह भी मूर्तियों की तरह दिख रहा था। मूर्ति और खुद में अंतर देखने के लिए वह मूर्ति की कतार में खड़ा हो गया। अब वह भी उन मूर्तियों में से एक लग रहा था। सहसा पिछले दरवाजे से आवाज आई तो वह मूर्तियों की कतार में एक मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। पिछले दरवाजे से राजू जैसी ही पोशाक पहने 2 सैनिक आ रहे थे जो आपस में बात कर रहे थे। राजू चौंका। बाप रे, यह तो मनुष्य हैं। पहले ने कहा, जंकाल के खाने का समय हो रहा है,
वे महल में आने ही वाले होंगे। दूसरा कह रहा था, उनके महल में आते ही उनके महल के सारे दरवाजे जादू से बंद कर देना, जिससे कि कोई उनके भोजन में व्यवधान ना डाले। वे लोग पहले मनुष्य थे जो इस टापू पर आने के बाद दिखे थे। मजे की बात यह थी कि इन जीवित मनुष्यों ने भी ठीक वही पोशाक पहन रखी थी जो इन मूर्तियों ने पहनी थी और राजू ने पहन रखी थी। राजू सोच रहा था कि ज्यों ही जादूगर आए उस पर हमला कर दिया जाए। फिर खुद ही सोचा कि जादूगर अकेला नहीं होगा, जाने कितने सैनिक उसके साथ होंगे, इसलिए बिना विचारे हमला करना ठीक ना होगा। जब तक जादूगर आए तब तक क्यों ना उसके महल की तलाशी ले ली जाए। यही सोचकर राजू अपनी जगह से हटा और उस पिछले दरवाजे की तरफ चल पड़ा जहां से अभी अभी सैनिक आए थे। पिछला दरवाजा एक दूसरे बड़े दरवाजे में खुलता था, जिसमें बहुत सारी पालकियां रखी हुई थी। राजू ने ध्यान से देखा तो पता लगा कि इन पालकियों के नीचे की तरफ बहुत सारी चरखी लगी थी और ऊपर की तरफ बहुत मुलायम से पंख भी लगे थे। राजू ने अंदाजा लगा लिया कि यह तो आसमान में उड़ने वाले विमान होंगे, जिनसे जादूगर कहीं बाहर आता जाता होगा। तीसरे कमरे की तरफ बढ़ते हुए राजू को लगा था कि इन विमानों को चलाने के तरीके सीखना जरूरी है, जिससे कि लौटते वक्त इन्हीं में से एक का प्रयोग किया जा सके। तीसरे कमरे में जादूगर के हथियार रखे थे। कई तरह की तलवारें, भाले, ढाल, धनुष, बाण आदि इस कमरे में सजा कर रखे हुए थे। इसके बाद आंगन था और आंगन के बीचों बीच एक अजीब सा चमकदार कमरा बना था, जिसमें कहीं से दरवाजा नहीं था। राजू हैरान था कि इस किले में ज्यादातर महल और कमरे ऐसे क्यों हैं जिसमें कोई दरवाजा ही नहीं है। यह सोच ही रहा था कि सहसा उसने देखा कि अपने हाथ में एक थाली लिए एक सैनिक उस चमकदार दरवाजे की दीवार के सामने आ खड़ा हुआ है। वह सैनिक जाने किस भाषा में कोई मंत्र सा बोल रहा था। उसके मंत्र बोलने के साथ चमत्कार हुआ कि दीवार में एक दरवाजा दिखने लगा था। वह सैनिक कमरे में प्रवेश कर गया। किवाड़ अब भी खुला हुआ था और सैनिक सीधा बढ़ता चला गया। राजू ने आप देखा ना ताव वह तेज गति से कमरे में घुस गया। उसने देखा कि सैनिक के सामने एक बड़े से खंबे पर एक पिंजरा रखा है जिसमें एक तोता है। सैनिक ने वह तोता अपने हाथ में ले लिया और उसे थाली में से खाना खिला रहा था। राजू को लगा कि यह तोता निश्चित जादूगर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राणी है। इसे अपने कब्जे में कर लिया तो तुरुप का एक पत्ता अपने हाथ होगा। अगले ही पल छलांग लगाकर राजू सैनिक के पास था और उसने अपनी चमत्कारी तलवार किलकारी का आवाहन कर लिया। सैनिक की गर्दन पर तलवार रखकर राजू बोला, चुपचाप तोता मेरे हवाले कर दो। सैनिक को मानो विश्वास ही न था कि उनका कोई साथी इस तरह दगाबाजी करेगा। वह मिमियाते हुए बोला, जादूगर तुम्हें पत्थर की मूर्ति बना देंगे। साथी, ऐसे दगेबाजी मत करो। इस तोते का महत्व तुम जानते हो। हमारे जादूगर की जान इसी तोते में है, इसलिए चुपचाप बाहर चले जाओ। राजू उछल पड़ा। अरे अनजाने में यह बहुत जरूरी चीज हाथ लग गई। उसने एक जोरदार प्रहार किया और सैनिक की गर्दन एक और लुढ़क गई। अब उसने तोते को अपने हाथ से पकड़ लिया और उसे अपनी झोली में छिपा लिया। वह पुनः उसी कमरे में आ गया था जहां की मूर्तियां खड़ी थी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।